नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। 1990 के दौर का जो आर्थिक उदारीकरण था, उसकी नीतियों के तहत कोयला उत्पादन में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने को भी काफी अहमियत दी गई। इसी के तहत बिजली और इस्पात कंपनियों को कोयला खदान आवंटित करने पर खास जोर दिया गया। कोयला ऊर्जा जरूरतों का सबसे बड़ा स्रोत होने के कारण कई कंपनियों ने इसमें दिलचस्पी भी दिखाई, लेकिन बाद में आवंटन के तौर तरीकों पर सवाल उठते रहे। दिक्कत यह है कि कोयला उत्पादन में दुनिया के टॉप 5 देशों में शुमार होने के बावजूद हम अपनी घरेलू जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे कोयला राष्ट्रीयकरण की सख्त नीतियों को भी जिम्मेदार माना जाता रहा। देश में कोयले का प्रचुर भंडार है, लेकिन सुस्त खनन के चलते हमें विदेशों से भारी मात्रा में कोयला आयात करना होता है। लेकिन अब सरकार ने कोयला नीति में बड़ा परिवर्तन किया है। सरकार ने कोयला उत्खनन क्षेत्र में निजी खनन कंपनियों को प्रवेश देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब यह हुआ कि अब प्राइवेट कंपनियां भी कोयला निकालकर उसका व्यापार कर सकेंगी। विशेष में आज बात होगी सरकार के इस नए फैसले की। देखेंगे इसके पीछे क्या मकसद है और क्या फायदे नुकसान। साथ ही बात होगी भारत में कोयला खनन के इतिहास की और इसकी अहमियत की। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। सरकार ने कोयला खनन और कोयला कारोबार में निजी कंपनियों को भी शामिल करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी CCEA की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके तहत निजी कंपनियां न सिर्फ खनन के लिए नए लाइसेंस पा सकेंगी, बल्कि जो आवंटित ब्लॉक में से कोयला भी खुले बाजार में बेच सकेंगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में निजी क्षेत्र की कंपनियों को कोयले का कारोबार करने की अनुमति देने का फैसला लिया गया। फैसले के तहत निजी कंपनियां अब कोयले का व्यावहारिक खनन कर सकेंगी। 1973 में कोयला क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण के बाद ये सरकार की नीति में सबसे बड़ा बदलाव है। सरकार का दावा है कि इससे कोयला क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, साथ ही नई प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल का रास्ता साफ होगा। सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले के बाद कोयला क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। हम भारत में कोयले का रिजर्वायर दुनिया में सबसे बड़ा है रिजर्व्स, पर हम जो निकालते हैं वो 600 मिलियन टन मेट कोल जो स्टील बनाने के लिए लगता है और थर्मल कोल जो पावर के लिए और बाकी जलाने के लिए आता है, अबाउट 600 मिलियन टन है करीब करीब। और कहते हैं कि ये 300 साल के लिए, 250 या 300 साल के लिए काफ़ी है। ठीक है, हमारा भंडार ज़्यादा है, पर आज स्थिति ऐसी है कि हम साथ साथ कोयले का आयात भी करते हैं। हालांकि अभी तक निजी क्षेत्र को कोयला ब्लॉक का आवंटन किया जाता था, लेकिन अभी तक आवंटित ब्लॉक से निकले कोयले का इस्तेमाल ये कंपनियां सिर्फ अपने ही ग्रुप की औद्योगिक जरूरतों या अपने बिजली घरों के लिए कर सकती थीं। नए नियम के तहत अब ये कंपनियां अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद बचा कोयला खुले बाजार में बेच सकेंगी। हमारी विदेशी मुद्रा फॉरेन एक्सचेंज का नुकसान ना हो। विदेश में आजकल आप सब जानते हैं कोयले के दाम बहुत अनाप शनाप बढ़ गए, तो आज विदेश से कोयला लाना मतलब बहुत महंगा कोयला लाना। महंगा कोयला लाते हैं तो भारत में बिजली महंगी होती है, भारत में औद्योगिक प्रोडक्शन उत्पादन महंगा होता है, भारत में नौकरी के साधन नहीं बनते हैं, पर विदेश में नौकरी के साधन बनते हैं और विदेश में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है बजाय के भारत में। CCEA में तय किया गया कि कोयला ब्लॉकों को अब नीलामी के जरिए घरेलू और विदेशी खनन कंपनियों को बेचा जा सकेगा। इसके लिए कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम 2015 और खान और खनिज विकास और विनिमय अधिनियम 1957 के तहत कोयला खदानों और कोयला ब्लॉकों के आवंटन के तौर तरीकों में बदलाव किया जाएगा। जैगा मुर्तजा के साथ लीना शर्मा, राज्यसभा टीवी। अब सवाल यह है कि कोयला खनन और कारोबार में निजी क्षेत्र के खोले जाने के बाद क्या क्या इसके इम्प्लीकेशंस होंगे, इसका फायदा किन क्षेत्रों को मिलेगा और इसका सरकारी कंपनियों पर क्या असर होगा। आइए इस पर चर्चा करते हैं।
कोयला खनन और व्यापार को निजी क्षेत्र के लिए खोलने के कई दूरगामी असर होंगे। सरकार का दावा है कि इस कदम से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, देश में कोयला उत्पादन बढ़ेगा, निजी क्षेत्र के दाखिल होने से खनन की नई तकनीक और सुरक्षित तरीके बढ़ेंगे। तकनीक के इस्तेमाल करने से खनन लागत कम होगी और कोयले की कीमत घटेगी। कोयला सस्ता होगा तो बिजली उत्पादन लागत में कमी होगी और लंबी अवधि में इसका फायदा आम लोगों को मिलेगा। कोयला जो हमारे पास है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगता है बिजली बनाने के लिए। आज बिजली में थोड़ी सी मंदी है क्योंकि आर्थिक व्यवस्था में थोड़ी सी मंदी है, इसलिए पर जब फिर हम 8% 9% प्रतिशत ग्रोथ रेट पे आ गए तो कोयले की डिमांड फिर बड़े पैमाने पे बढ़ जाएगी। उस टाइम आयात भी बढ़ जाएगा अगर हमने कुछ व्यवस्था नहीं की कि और यहाँ पे अपना स्थानिक उत्पादन करने की। देश में कोयले का अनुमानित भंडार 300 अरब टन है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश देश के प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य हैं। कोयला उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया की हिस्सेदारी तकरीबन 80% है। जाहिर है निजी क्षेत्र के लिए दरवाजे खोलने का सबसे ज्यादा असर कोल इंडिया के कारोबार और एकाधिकार पर पड़ेगा। कोल इंडिया तमाम सरकारी विभागों, ऊर्जा संस्थानों और सार्वजनिक कंपनियों को निश्चित कीमत और तयशुदा मात्रा में कोयला उपलब्ध कराती है। इस पर भी असर पड़ना लाजमी है। अभी प्रॉब्लम ये आ रहा था कि कोल इंडिया जितना निकाल रहे थे उसका वो एडिक्वेट नहीं था। हमने एक टारगेट लगाया है 1.6 बिलियन टन का, लेकिन 1.6 बिलियन टन तो छोड़िए, कोल इंडिया का एनुअल प्रोडक्शन 700 मिलियन टन से ज़्यादा नहीं जा रहा है, यानी कि एक बहुत बड़ा गैप है और उस गैप को हम आयात से भर रहे हैं। तो ये देश के लिए लॉस है, फॉरेन एक्सचेंज हमें यूज़ करना पड़ता है। तो अगर कमर्शियल कोल माइनर्स ज़्यादा एफिशिएंट आ सकते हैं इस क्षेत्र में तो निश्चित ही वो ज़्यादा एफिशिएंट होंगे। घरेलू और विदेशी खनन कंपनियों को खनन के मौके मुहैया कराने से भी सरकार की आमदनी बढ़ सकती है, लेकिन ऊंची दर पर कोयला खरीदने वाली निजी कंपनियां जब इसमें अपना मुनाफा जोड़ेंगी तो बाजार में कोयला महंगा भी हो सकता है। इसका ऊर्जा उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन की लागत पर असर पड़ सकता है। हालांकि उत्पादन बढ़ने से कोयले की आपूर्ति और बाजार में उपलब्धता बढ़ेगी। इसकी वजह से कीमतें स्थिर भी रह सकती हैं। कंपटीशन का दौर आ जाएगा और जो प्राइसेज हैं, जो मोनोपोली प्राइसेज होती थी, वो अब मोनोपोली सेक्टर में न रह करके वो एक कंपटीशन के उसमें आ जाएगा कि जिससे कि कीमतें डाउन आ जाएगी, अधिक कोयला प्राप्त होगा और देश में कम से कम कोयला आयात हो। निजी क्षेत्र को खनन अधिकार मिलने से कोयले की गुणवत्ता में सुधार और आयात में कमी की उम्मीद की जा सकती है। जिन राज्यों में कोयला खान है वहां राजस्व आमदनी में इजाफा होना तय है। कोयले की उपलब्धता बढ़ाने का फायदा स्थानीय औद्योगिक इकाइयों को भी मिलेगा, लेकिन सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि ये कारोबार कुछ निजी हाथों में केंद्रित ना हो। नए नियम बड़े कारोबारियों के पक्ष में झुकाव तय न करें, साथ ही निजी क्षेत्र से जुड़े कारोबारी मनमानी ना करें, वरना कोयला खनन और कारोबार पर नई नीति का फायदा आम लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। लीना शर्मा के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण के दूसरे पहलुओं पर तेज हुई बहस के बीच सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर बहस हुई तो वो है कोयला। आप कह सकते हैं कि उद्योगों की सेहत की बात हो या बिजली उत्पादन, कोयला एक तरफ हीरो है तो पर्यावरण विदों के लिए सबसे बड़ा विलेन भी। आइए देखते हैं आखिर इतने सवालों के बावजूद कोयला क्यों भारत की जरूरत है। देश में जल विद्युत बांधों का इस तरह का विरोध आम हो चुका है। एक तरफ स्थानीय बाशिंदे हैं जो अपने जल, जंगल, जमीन से लेकर सही मुआवजे तक की मांगों के साथ इस तरह की परियोजनाओं का विरोध करते हैं, तो दूसरी तरफ सरकार है जिस पर बढ़ती आबादी की ऊर्जा जरूरतें पूरा करने का दबाव है। ऊर्जा की मांग और जरूरत के इसी द्वंद्व के बीच कोयले की भूमिका साफ होती है। आज कोयला भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने वाला
सबसे बड़ा ईंधन स्रोत है। भारत के एनर्जी का अगर हम मानचित्र देखें तो उसमें हम देख सकते हैं कि करीब अब से लेकर 2040 वगैरह तक कोयले के ऊपर ही हम काफ़ी निर्भरशील रहेंगे, खासकर हमारे पावर क्षेत्र के लिए, बाकी और स्टील भी। इसो कोयला का रोल काफ़ी ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी है तो फिर कोयला को एफिशिएंटली निकालना ज़रूरी है। ऊर्जा के लिए कोयले पर निर्भरता की बात करें तो भारत सरकार की 2017 की एनर्जी स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 61% से ज्यादा बिजली उत्पादन कोयले पर आधारित है। करीब 7% स्टील और वाष्पीय उत्पादन कोयला आधारित है, जबकि सीमेंट, पेपर, टेक्सटाइल और स्पंज आयरन जैसे उत्पादों का करीब 2% उत्पादन कोयला आधारित है। जाहिर है, कोयला बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा ईंधन स्रोत है। कि देश की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो लगभग 70% कोल बेस्ड है, और कोल प्रोडक्शन जो है वो कोल माइनिंग जो है वो मोनोपोली सेक्टर में माना जाता है। केवल कोल इंडिया ही इसके लिए उपयुक्त था। अब सरकार ने अचानक निर्णय लिया है कि जो प्राइवेट सेक्टर भी कोल माइनिंग कर सकती है। इसमें एक ही चीज़ का ये है कि देखिए जो इसके लाभ हैं वो सीधे सीधे है कि ये कम्पिटिटिव प्राइस पे जो है वो लोगों को कोयला मिलेगा। आजादी के बाद के 6 दशकों में देश में कोयले पर आधारित बिजली का उत्पादन तेजी से बढ़ा है। 1947 के 756 मेगावाट के मुकाबले 2014 में यह बढ़कर 1,53,571 मेगावाट तक पहुंच चुका था। लेकिन देश की तेजी से बढ़ती आबादी के लिहाज से यह अभी भी नाकाफी है। पनबिजली और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का विरोध किसी से छिपा नहीं है। दूसरी तरफ सरकारी आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि बिजली पहुंचाने की दिशा में अभी लंबी दूरी तय करनी है। सरकारी अनुमान के मुताबिक देश में 4 करोड़ घर बिजली से वंचित हैं, जिनमें लगभग 50% से ज्यादा घर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से हैं। छोटे जो कारोबार वाले हैं उनको भी कोयला खरीदना पड़ता है कोल इंडिया से। तो कोल इंडिया कोयला देती है एक्चुअल यूज़र्स को, जो एक्चुअली यूज़ करते हैं वो जाते हैं कोल इंडिया के भंडारों पे। कोयले का व्यापार अलाउड नहीं है। 1969 में जब राष्ट्रीयकरण किया गया था, कोल माइनिंग का भी किया गया था, कोल मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का भी। अब ये मेरा कहना है कि ये तीनों चीज़ों में संशोधन ला, तीनों के कानून, ये जो राष्ट्रीयकरण का लॉ कानून था उसमें ये तीनों चीज़ों के लिए वो संशोधन करने की जरूरत है। सरकार ने सबको बिजली देने के लक्ष्य के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य जैसी योजनाओं की शुरुआत की है, लेकिन वैकल्पिक स्रोतों के अभाव में देश में अगले 2-3 दशकों के दौरान कोयले पर आधारित बिजली का उत्पादन बढ़ना तय है। सरकार 2022 तक 175 गीगावाट के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में भी काम कर रही है, लेकिन भारत में वैकल्पिक ऊर्जा पर पूरी तरह से निर्भर होने में अभी दशकों का समय लगेगा। नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य हमने हासिल कर भी लिए तो भी इसकी तकनीक नहीं होने के चलते इसमें लागत का मसला आड़े आ सकता है, जबकि कोयला उत्पादित बिजली कम खर्चीली है। औद्योगिक जानकार मानते हैं कि सौर और पवन ऊर्जा के मुकाबले कोयला उत्पादित बिजली 1 रुपए प्रति यूनिट सस्ती हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकारी उपक्रम कोल इंडिया के मुताबिक देश की कुल ऊर्जा मांग का 55% कोयला पूरी करता है, जबकि कई अनुमान ये बताते हैं कि कोयले पर 70 से 80% ऊर्जा क्षेत्र की निर्भरता है। जाहिर है, ये देश का सबसे अहम जीवाश्म ईंधन है। आज हम अपने आसपास जिस औद्योगिक ताने बाने को देखते हैं वो दरअसल कोयले पर ही विकसित हुआ है। आइए देखते हैं भारत में कोयला की विकास यात्रा और उसके महत्वपूर्ण पड़ाव। पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोलफील्ड में मजदूर कोयला खनन के काम में लगे हुए हैं, लेकिन ये कोई आम खदान नहीं है। ये समूचा इलाका देश में कोयला उत्पादन की जन्मस्थली है। आज से करीब 244 साल पहले इसी जगह पर देश में पहली बार कारोबारी कोयला खनन शुरू हुआ। दामोदर नदी के पश्चिमी तट पर स्थित रानीगंज कोलफील्ड में पहली बार कोयले की खुदाई हुई। वो साल था 1774। ईस्ट इंडिया कंपनी के सुमनेर और हीटली ने पहली बार यहां कोयला खनन की मंजूरी ली। इस तरह देश में कोयला उत्पादन की शुरुआत तो हुई, लेकिन करीब 1 शताब्दी तक भारतीय कोयला खनन का विकास मांग की कमी के कारण मंदा रहा। लेकिन 1853 में भाप से चलने वाली रेलगाड़ी आते ही कोयला उत्पादन को बढ़ावा मिलने लगा। मांग बढ़ी तो 1880 में पहली कोयला कंपनी बनी, जिसका नाम था मैसर्स एलेक्जेंडर एंड कंपनी।
इसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण साल है 1835 का, जब पहली भारतीय कंपनी मेसर्स कार एंड टैगोर कंपनी का गठन हुआ और इसके बाद से ही धीरे धीरे कोयला देश में कारोबारी माहौल की रीढ़ बन गया। आजादी से पहले की बात करें तो साल 1900 तक देश में कोयले का सालाना उत्पादन 6.12 मीट्रिक टन था, जो साल 1920 तक 18 मीट्रिक टन सालाना हो गया। पहले विश्व युद्ध के वक्त उत्पादन में अचानक तेजी आई, लेकिन 30 के दशक के शुरू में इसमें फिर मंदी आ गई। साल 1942 में सालाना उत्पादन 29 मीट्रिक टन और साल 1946 में 30 मीट्रिक टन के स्तर पर पहुंच गया। देश जब आजाद हुआ तो विकास के नए रोड मैप के तौर पर पंचवर्षीय विकास योजनाएं शुरू हुई। पहली योजना की शुरुआत में कोयले का वार्षिक उत्पादन 33 मीट्रिक टन तक बढ़ गया। इसके बाद सरकारों ने वैज्ञानिक कोयला उत्पादन के तौर तरीकों पर काम करना शुरू किया और रेलवे के स्वामित्व वाली कोलियरियों समेत 1956 में भारत सरकार के उपक्रम राष्ट्रीय कोयला विकास निगम यानी NCDC की स्थापना हुई। आजादी के बाद दरअसल ये भारतीय कोयला उद्योग की सुनियोजित विकास की ओर पहला बड़ा कदम था। उधर आंध्र प्रदेश सरकार ने 1945 में बनी सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को 1956 में अपने अधीन लेकर सरकारी कंपनी बना दिया। इस तरह 50 के दशक में भारत में 2 सरकारी कोयला कंपनियां थीं। 1973 में जब कोल क्षेत्र का नेशनलाइजेशन हुआ था, वो यूँ हुआ था कि वहाँ पे कोल माइंस जितने सारे थे भारत में, सिर्फ टाटा और इसको का छोड़कर सारे कोल माइंस भारत सरकार ने नेशनलाइज कर लिए थे। यानी कि कोयला निकालने का जो पूरा व्यवसाय था वो सरकारी मालिकाना में चला गया और चले जाने के चक्कर में 2 कंपनी तैयार हुए, एक कोल इंडिया और दूसरा सिंगरेनी कोलियरीज। कुछ ही समय में ये महसूस किया जाने लगा कि देश की बढ़ती हुई ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निजी कोयला खान मालिक पर्याप्त पूंजी निवेश नहीं कर रहे। कुछ मालिकों के अवैज्ञानिक खनन तरीके और निजी कोयला खानों में मजदूरों की खराब हालत सरकार के लिए चिंता का विषय बन गए। केंद्र सरकार ने इन्हीं कारणों से निजी कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण का निर्णय लिया। राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया को 2 चरणों में अंजाम दिया गया। साल 1971-72 में पहले चरण में कोकिंग कोल माइंस का और 1973 में नॉन कोकिंग कोल माइंस का राष्ट्रीयकरण हुआ। जब ये नेशनलाइजेशन किया गया था, कोल का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उस टाइम भारत में कोल की डिमांड बहुत कम थी। तो उस टाइम करना आसान था कि एक प्राइवेट ट्रेडर्स को निकाल के, प्राइवेट माइनर्स को निकाल के हमने सरकारी संस्था बना दी। पर अब पिछले 50 साल में, ऑलमोस्ट 49 ईयर्स में डिमांड इतनी कोयले की बढ़ गई है कि कुछ ज़रूरत पक्का था कि सरकारी कंपनी को रखते हुए, हम ये नहीं कह रहे कि सरकारी कंपनी को काम ना दिया जाए, सरकारी कंपनी को भी माइनिंग के लिए कंपटीशन होना चाहिए। 1973 के अधिनियमन के साथ ही 1 मई 1973 तक इन सभी खदानों की राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई। भारत में अब तक कोयला खनन की पात्रता को निर्धारित करने के लिए केंद्रीय नियम के तौर पर इसी के तहत प्रक्रियाओं को लागू किया जाता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोयला पूरी दुनिया में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। विश्व के 40% बिजली का उत्पादन कोयला के जरिए ही होता है। अपनी कम कीमत और पूरी दुनिया में काफ़ी मात्रा में उपलब्ध होने के कारण कोयला प्राथमिक ऊर्जा का बड़ा स्रोत है। चालू उत्पादन दर के आधार पर दुनिया में कोयला का भंडार करीब 896 अरब टन है। आइए एक नज़र डालते हैं दुनिया में कोयले के भंडार और इसके कारोबार पर। दुनिया के 10 देश विश्व में मौजूद कुल कोयले का लगभग 90% उत्पादन करते हैं। चीन पिछले 3 दशकों से कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इंटरनेशनल ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक चीन ने 2016 में लगभग 3224.5 मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन किया, जबकि इसी वर्ष भारत ने कुल 707.6 मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन किया। अमेरिका ने 2016 में कुल 671.8 मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन किया और ऑस्ट्रेलिया ने 503.3 मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन किया। वहीं इंडोनेशिया ने 2016 में 460.5 मीट्रिक टन उत्पादन किया। दुनिया में जहां कोयला, कोकिंग कोल और लिग्नाइट कोयले के उत्पादन में गिरावट आई है, वहीं इसके विपरीत कोयले के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। दुनिया में ऊर्जा की मांग को देखते हुए 2016 के दौरान सभी तरह के कोयले के निर्यात में 1.9% बढ़ोतरी हुई, जहां 1308.1 मीट्रिक टन कोयले का निर्यात हुआ, तो वहीं 2016 में ये बढ़कर
1400.6 मीट्रिक टन हो गया। 2016 में कोकिंग कोल का निर्यात 3.4% से बढ़कर 21.7 मीट्रिक टन हो गया। 2016 में कोयले की आयात में 1.5% की वृद्धि हुई। कोयले के सबसे बड़े उत्पादक देश होने के बावजूद चीन और भारत अपनी ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा कोयले का आयात भी करते हैं। अगर हम एशिया क्षेत्र की बात करें तो वहां भी कोयले का आयात बढ़ा है। 2016 में एशिया के देशों ने 973 मीट्रिक टन कोयले का आयात किया, जो दुनिया में कोयले के कुल कारोबार का 72.9% था। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया 2016 में भी कोयले के सबसे बड़े निर्यातक देश थे। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका, कोलंबिया और मंगोलिया ने 2016 में कोयले के निर्यात में काफी बढ़ोतरी की। अगर हम भारत की बात करें तो 2016 के दौरान भारत में कोयले से उत्पादित ऊर्जा की खपत में 2.1% की बढ़ोतरी हुई, जबकि 2016 में चीन में कोयले से उत्पादित ऊर्जा की खपत में कमी दर्ज की गई। अगर 70% से ज़्यादा बिजली कोयले से बन रही है और बिजली तो हम सबके लिए बहुत महत्व रखती है, तो सबसे बड़ा कोयले का उपयोग है बिजली बनाने में। उसके अलावा बिजली लगती है कोयला लगता है स्टील बनाने में, सीमेंट बनाने में और दूसरी कई चीज़ें भट्टों में वगैरह जो काम होता है ये कोयला लगता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक इस दौरान दुनिया में सभी तरह की कोयले के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोयले के कारोबार में बढ़ोतरी के बावजूद 2016 में कोयले के उत्पादन में 458 मीट्रिक टन की कमी आई, जो 1971 के बाद सबसे ज्यादा है। इसमें स्टीम कोयला, कोकिंग कोल और लिग्नाइट सभी तरह के कोयले शामिल हैं। इन सभी के बावजूद 2015 के मुकाबले 2016 में दुनिया भर में कोयले के व्यापार में 22.8% की बढ़ोतरी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। नमस्कार।